हेलो फ्रेंड्स, मैं राजेश वापस से आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अल्टीमेट लक्ष्य में। तो आज मैं आया हूं दिसंबर मंथ के करंट अफेयर एनालिसिस के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से, इसके पार्ट 3 को लेकर। इससे पहले मैंने जून से लेकर नवंबर मंथ तक ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा जो मॉर्निंग सेशन में जो करंट अफेयर एनालिसिस की जो सीरीज चल रही है, उसका भी वहाँ पे दिसंबर मंथ तक हो चुका है और वहाँ पे अभी जनवरी मंथ चल रहा है। तो इन सारे वीडियोस का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या ऊपर राइट साइड जो यहाँ आइकन दिख रहा है, यहाँ से भी आप वीडियोस के लिंक पे डायरेक्टली जा सकते हैं। तो क्योंकि मैंने सारे दोनों का ही जो प्लेलिस्ट है ना, आपको इस जगह में मिल जाएगा। पूरा स्टार्टिंग से लेकर अभी तक जितना भी वीडियोस हुआ है आपको उस जगह में मिल जाएगा। ठीक है। इसके अलावा जो भी यहाँ पे आप जो भी कवर किया जा रहा है वो स्पेशली सीएससी और ईपीएफओ एग्जामिनेशन में ध्यान रख के बनाया जा रहा है। तो बिल्कुल आप लोग निश्चिंत रहें अगर आप इस एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। इसके करंट अफेयर्स के लिए तो मैं आपको अश्योरमेंट दे रहा हूँ, स्टैटिक पार्ट भी बहुत ही जल्द आने वाला है, क्योंकि अभी हमारे पास 2 महीने के लगभग में टाइम है। तो इतना टाइम में हम और भी बहुत कुछ रिविजन कर सकते हैं। तो निश्चिंत होकर आप हमारे साथ बने रहें, बहुत कुछ और आगे आने वाला है। इसके अलावा आप मेरे साथ टेलीग्राम या ट्विटर में भी इसके माध्यम से भी जुड़ सकते हैं, जहाँ पे आपको वीडियोस के लिंक और पीडीएफ दोनों सही टाइम में एक जगह ही आपको मिल जाया करेंगे। आज हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जिसमें से एक दो जो टॉपिक है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे डीजी यात्रा से रिलेटेड। और आपको ये जो सुआ रिगपा है ना, ये एक बहुत ही पुराना ट्रेडिशनल मेडिकल ट्रेडिशन है जो कि फॉलो किया जाता है और वो पूरे वर्ल्ड में फेमस है। तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है। तो बहुत सारे और भी क्वेश्चन देखेंगे, पर ये कुछ क्वेश्चन जो है इससे रिलेटेड आपको थोड़ा, क्योंकि भूलने वाले चीज है, इसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है जिसको भी देखेंगे। तो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है आज का लेक्चर। प्लीज बने रहें और कोशिश कीजिए जो भी क्वेश्चन कराएं उसको ऑनेस्टली आप अपना सारा जैसे एग्जामिनेशन में देते हैं वैसे आप अटेम्प्ट करें। ठीक है। इसके अलावा आप मेरे साथ पर्सनली भी अटैच हो सकते हैं इन कुछ सोशल मीडिया के माध्यम से, क्योंकि मेरा मानना है कि जब तक मैं और आप एक साथ किसी एक चीज के लिए इकट्ठे नहीं होकर अगर कुछ फुल फोकस होकर नहीं करेंगे, तब तक हम उस चीज को अचीव नहीं कर पाएंगे। अचीव तो कर लेंगे हल्का फुल्का, कोई हमारे फ्रेंड्स कर पाएंगे, कोई हमारे फ्रेंड्स नहीं भी कर पाएंगे, या मेरे तरफ से मैं आपको एफर्ट पूरी तरह से इस चैनल के माध्यम से दे पाऊंगा, कहीं कहीं कुछ छूटा भी रह जाएगा। तो अगर आप पूरी तरह से, कभी होगा कि आपको चैनल का नोटिफिकेशन का वीडियोस का लिंक अगर टाइम पे नहीं भी मिला, अगर यहाँ पे आप जुड़े हुए हैं तो एटलीस्ट आपको एक बार देखने के लिए मिल जाएगा, है ना। तो ये सारे आपका फेसबुक से लेकर ट्विटर से लेकर इंस्टा या टेलीग्राम, कहीं पर भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, जहाँ पे आपको सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड और यूपीएससी से रिलेटेड ही नहीं बात है, और भी बहुत कुछ आपको जानने के लिए मिलेगा। एज एस्पिरेंट आपको हक होता है, और मैं भी इसी लाइन में हूँ, तो उम्मीद कर सकता हूँ कि हम और आप जब एक साथ मिल जाएंगे तो और ज़्यादा बेहतर कुछ कर पाएंगे। ठीक है। इसके अलावा इस चैनल जो अल्टीमेट लक्ष्य के माध्यम से आपको और भी बहुत सारी इनोवेटिव क्लासेस लिया जाता है। मैं तो यहाँ पे यूपीएससी से रिलेटेड अभी ले रहा हूँ, और हाल ही में अभी स्टेट पीएससी जो भी बीपीएससी और डब्ल्यूपीएससी से रिलेटेड अभी वीडियोस हाल ही में आने वाला है बहुत जल्दी। और भी बहुत सारे स्टेट पीसीएस से रिलेटेड एग्जामिनेशंस को हम कवर कराने वाले हैं अपने ही इसी चैनल में। वो भी 1 रुपये भी नहीं चार्ज होगा, सारा चीज़ फ्री मिलेगा, पीडीएफ भी फ्री में मिलेगा, सब चीज़ का आपका गाइडेंस पूरी तरह से ए टू जेड दिया जाएगा। किसी तरह का आपको कोई मतलब इधर उधर कहीं नहीं जाना पड़ेगा, एक जगह आप बने रहिए, आपको पूरा कोर्स कराया जाएगा पूरे 1 साल का, जो कि आपको इतने पैसे दे के आप दूसरे जगह ऑफलाइन या ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, यहाँ पे आपको फुल्ली एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, किसी चीज़ का आपसे मांगा नहीं जाएगा। अगर कुछ और भी आपको चाहिए तो हम लगे हुए हैं कि और ज़्यादा बेहतर आपको कैसे दिया जा सके। ठीक है। इसके अलावा एसएससी और रेलवेज की भी एग्जामिनेशन की तैयारी करवाई जा रही है, क्योंकि आप जान रहे हैं कि रेलवेज का जितना हमारे यहाँ वैकेंसी निकलता है, जितना लास्ट ईयर एग्जामिनेशन दिया गया है, उतना तो ऑस्ट्रेलिया का पॉपुलेशन है, तो काफ़ी डिमांड है। और उन बच्चों, कुछ बच्चे हैं तो वो गलत डायरेक्शन में हमेशा जा रहे हैं और रेलवेज को किसी और एंगल से पढ़ते हैं, जो कि कभी उनका मतलब एग्जामिनेशन में फर्स्ट अटेम्प्ट, फर्स्ट प्रीलिम्स मतलब फर्स्ट फेज तो क्लियर हो भी जाता है, सेकेंड और थर्ड में जाके वो आउट हो जाते हैं। तो ये सब चीज़ से रिलेटेड बहुत अच्छे अच्छे फैकल्टीज हैं जो हमारे इस चैनल के माध्यम से आपको मिल सकते हैं। तो प्लीज़ आप लोग बने रहें, एक बार एटलीस्ट जरूर देखें। अगर पसंद आए तो देखने में तो कुछ जान ही रहे, एटलीस्ट हाफ एन या 1 आवर करके होगा। अगर आपको अच्छा लगने लगे, अगर आप पहले इससे पहले जो भी क्लासेस ले रहे थे या इंडिविजुअल पढ़ रहे थे, अगर आपको हमारे तरफ से अगर 1% का भी हम हेल्प कर पा रहे हैं, तो हम अपने आप को मतलब ऐसा मानेंगे कि हाँ, हमने जो मेहनत किया ये हमें वापस मिल चुका है। ठीक है। तो इसलिए बने रहिए। जो भी हो, और कुछ अगर सजेशन चाहिए, किसी और सब्जेक्ट या एग्जामिनेशन से रिलेटेड आपको वीडियोस या हेल्प चाहिए, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए। हम आपके लिए हमेशा ही बने रहेंगे। जैसा आप हमें सपोर्ट मांगेंगे, हम भी उसी जगह में आपके साथ रहेंगे। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। हमेशा की तरह शुरू करने से पहले एक मैप क्वेश्चन करेंगे। तो जो आज का मैप क्वेश्चन है वो है, एक आर्कीपेलागो जो है ना, इससे रिलेटेड हमें बोला जा रहा है कि आइडेंटिफाई करना है कि वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट लगून है। ठीक है। वर्ल्ड का लार्जेस्ट लगून है वो कहाँ पे है। इंडिया का सबसे लार्जेस्ट लगून कौन सा है, प्लीज मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। ठीक है। इंडिया का सबसे लार्जेस्ट लगून कहाँ पे है।
तो ये कौन सा है, न्यू कैलेडोनिया, ये न्यू कैलेडोनिया है ना, ये आपको लार्जेस्ट लगून है पूरे वर्ल्ड का, ठीक है, वर्ल्ड का है तो और भी मानो होगा। इंडिया का क्या है ये मैं आपसे पूछ ही लिया, प्लीज आप, मैं रिसेंटली पढ़ाया हूँ, 2 लगून से रिलेटेड पढ़ाया, जिसमें एक तो आपको वो जो सेकंड वाला है वो मैंने आपको पहले पढ़ाया था, उसके बाद फर्स्ट वाला मैंने आपको पढ़ाया था, तो दोनों ही आपको मैं बता दे रहा हूँ कि वो आपको ईस्ट कोस्ट में पड़ते हैं दोनों के जो, ठीक है। तो ये न्यू कैलेडोनिया है ना, ये न्यू कैलेडोनिया आपको लगभग पड़ जा रहा है, लोकेशन देख सक रहे हैं आप, ऑस्ट्रेलिया और ये न्यूजीलैंड है, ऑकलैंड उसका कैपिटल हो गया, इस एरिया में। हाल ही में हमने ऑकलैंड के बगल में एक इसका आइलैंड था, उसके रिलेटेड भी हमने पढ़ा था, बहुत ही ज्यादा न्यूज में थी। इसके अलावा ये भी एक और पढ़ लिया इसी एरिया में, न्यू कैलेडोनिया, इसके बगल में ही फिजी आइलैंड है, यहाँ थोड़ा विजिबल नहीं है, ठीक है। ये हो गया पापुआ न्यू गिनिया, उसके अलावा इंडोनेशिया है, ये बॉर्डर आपको दे देता है, यहाँ से फिर दूसरा कंट्री है, ठीक है। उसके बाद आराफुरा सी, टाइमर सी, कोरल सी, सोलोमन सी, ये सब भी कुछ कुछ आप वाटर बॉडीज का ध्यान रखें। ग्रेट आपको ऑस्ट्रेलियन ब्राइट भी यहाँ मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा ये बात बोल रहा है कि जो न्यू कैलेडोनिया है ना, ये फ्रेंच ओवरसीज टेरिटरी है, मतलब ये फ्रांस का ही पार्ट है, ध्यान दीजिएगा, ये फ्रांस का पार्ट है, किसी और का पार्ट नहीं है, मतलब ये ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड का पार्ट नहीं है, फ्रांस का पार्ट है। और इसमें जो इसका जो मेन चीज हो रहा है, ये लगुन है, लगभग होम टू मेजर नेस्टिंग साइट्स फॉर मेराइन टर्टल्स, मतलब टर्टल्स का बहुत सारे वेराइटीज ऑफ टर्टल्स, उनका नेस्टिंग साइट है, ये अपना घोंसला बनाते हैं यहाँ पे, ब्रीडिंग करते हैं। और इसके अलावा हम बैक वेल्स या सी बर्ड्स, ये लोग भी यहाँ पे बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। तो इतना बड़ा ये आप देख पा रहे हैं ये एरिया न्यू कैलेडोनिया, ठीक है, लार्जेस्ट लगून ऑफ द वर्ल्ड है, ठीक है। और ये ऑस्ट्रेलिया हो गया। और इंडिया के कंपेयर में अगर देखना चाहें तो थोड़ा इधर हो गया, मैं ठीक से नहीं ले पाया क्योंकि मुझे पूरा कवर करना पड़ता, वरना इमेज बहुत छोटा हो जाता। तो ये आपको कैलेडोनिया हो गया, और इससे थोड़ा आप इस साइड से अगर यदि जाएंगे तो आप इंडिया की तरफ पहुंच सकते हैं। ये हो गया आपको आसियन कंट्रीज यहाँ पे हो रहा है, जैसा आप जानते हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन आंसर का सिलसिला। तो जैसा कि मैं अपने दोस्तों को फिर से याद दिलाना चाहूंगा, प्लीज जैसे क्वेश्चन आपके स्क्रीन में आए, वीडियो को पॉज करेंगे, खुद से अटेम्प्ट करेंगे, उसके बाद प्ले करके देखेंगे कि आपका आंसर और मेरे आंसर करने के तरीके में कितना डिफरेंस है, ठीक है। कुछ अगर मिस हो रहा है तो प्लीज उसको आप अपने वो गलती को सुधारें, ठीक है। अभी सुधारने का टाइम है, एग्जामिनेशन के बाद तो फिर आपको कुछ कहने के लिए आपके पास रहेगा नहीं, कुछ करने के लिए भी नहीं रहेगा आपके पास, तो जितना गलती करना है अभी करते जाइए। तो पहला क्वेश्चन है आपको कोऑपरेटिव बैंक से रिलेटेड, ठीक है। तो कोऑपरेटिव बैंक से रिलेटेड आपको यहाँ पे 3 स्टेटमेंट दिया हुआ है और हमें यहाँ पे करेक्ट ही पूछा जा रहा है। पहला बोल रहा है कि इन इंडिया कोऑपरेटिव बैंक्स आर रजिस्टर्ड अंडर द स्टेट्स कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट। तो ये क्या सही बात है? चलिए देख लेते हैं। द कस्टमर्स ऑफ अ कोऑपरेटिव बैंक कैन ऑल्सो बी इट्स ओनर्स। तो ये क्या, इसका कस्टमर्स जो भी होते हैं कोऑपरेटिव बैंक का, वो भी क्या ओनर बन सकते हैं? देख लेते हैं। तीसरा बोल रहा है कि दे डू नॉट कम अंडर द रेगुलेटरी एम्बिट ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो ये डू नॉट हो गया यहाँ का कीवर्ड, ठीक है। करेक्ट स्टेटमेंट हमें पूछा जा रहा है, चलिए देखते हैं सही आंसर है क्या। तो ऑप्शन डी हो गया सही, यानी स्टेटमेंट 1 2 सही है बट 3 गलत है। ये ओनर्स वाला बात भी सही है, ये जो भी कस्टमर्स होते हैं ना, वो एक तरह का ओनर हुए इस कोऑपरेटिव बैंक्स का, क्योंकि वही तो दे रहे हैं, कोऑपरेट कर रहे हैं ना सारे जो भी होता है मंथली। इसके अलावा ये स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट के तहत ही ये आपको इसको मिलता है पावर। बट ये जो आरबीआई के अंदर होता है, ये लगभग देवर अंडर द आरबीआई वॉच इन 1966, ठीक है, तभी से ये पूरा आरबीआई के अंदर भी है, ठीक है। इसलिए आपको ये स्टेटमेंट गलत हो गया, मतलब तीसरा, पहला और दूसरा सही है। अगला क्वेश्चन हो गया आपको, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग नेशनल हाउसिंग बैंक। फिर से एक बैंक से रिलेटेड, ये एनएचबी, तो इससे रिलेटेड फिर से 3 ही स्टेटमेंट है और हमें करेक्ट ही पूछा जा रहा है। बोल रहा है पहला में कि आरबीआई इज अ मेजॉरिटी शेयर होल्डर इन एनएचबी। तो मेजॉरिटी शेयर होल्डर है या माइनॉरिटी शेयर होल्डर है या है ही नहीं, या पूरा का पूरा ही इसका है, ये चीज हो गया आपका कीवर्ड, ठीक है। दूसरा है, इट इज द प्रिंसिपल एजेंसी टू प्रमोट हाउसिंग फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस बोथ एट लोकल एंड रीजनल लेवल्स। तो ये क्या प्रिंसिपल एजेंसी है जिसका काम है कि कैसे करके प्रमोट करना हाउसिंग फाइनेंस इंस्टीट्यूशन को लोकल और रीजनल लेवल्स पे। तो ये लोकल और रीजनल यहाँ का कीवर्ड हो गया। तीसरा है कि इट एनकरेजेस ऑगमेंटेशन ऑफ सप्लाई ऑफ बिल्डेबल लैंड एंड आल्सो बिल्डिंग मटेरियल्स फॉर हाउसिंग। तो ये क्या ऑगमेंट करता है, कैसे करके सप्लाई किया जा सके बिल्डेबल लैंड और आल्सो बिल्डिंग मटेरियल्स फॉर हाउसिंग। देख लेते हैं, करेक्ट स्टेटमेंट हमें पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन सी हो गया सही, यानी 2 और 3 है सही है, ठीक है, बट 1 गलत है। आरबीआई जो बोला ना मेजॉरिटी स्टैक्स है, आरबीआई सोल्ड सारे के सारा जो उनका स्टैक्स था ना एनएचबी में, उन्होंने सोल्ड कर दिया। अब ये पूरा का पूरा गवर्नमेंट के पास है 100%, ठीक है, इसलिए आपको ये गलत है।
एक्चुअली एनएचबी है ना, इसको ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के द्वारा मतलब एक इसको माना गया है, और इसको जो बनाया गया था 1988 में नेशनल हाउसिंग बैंक एक्ट जो है 87 में निकाला, पास किया गया था इस बिल के, इसको बिल पास किया गया, फिर उसके बाद एक्ट बना, और उसके बाद फिर ये एक हाउसिंग एनएचबी का गठन किया गया था 1988 में। ठीक है, और आरबीआई ने 100% स्टैक है ना वो उस गवर्नमेंट को ही सेल कर दिया, तो अब आरबीआई के पास एक भी स्टैक नहीं है। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा कंफ्यूजिंग है, इसलिए मैं आपको ये क्वेश्चन दिया था ताकि आप इसे अच्छे से रिलेट कर सकें। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे, जो कि है आपका कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग बुडापेस्ट कन्वेंशन। तो बुडापेस्ट कन्वेंशन से रिलेटेड यहाँ पे आपको 3 स्टेटमेंट दिया हुआ है, और यहाँ पे करेक्ट ही पूछा जा रहा है। ठीक है, तो बुडापेस्ट में बोला जा रहा है कि इज द फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रीटी सीकिंग टू एड्रेस इंटरनेट एंड कंप्यूटर crime by harmonizing national laws, improving investigative techniques and increasing cooperation among nations। देखिए, ये फर्स्ट नेशनल इंटरनेशनल ट्रीटी है ना, यही हो गया यहाँ का कीवर्ड। ठीक है, बाकी सारा तो आप समझ ही पा रहे हैं, इस तरह का एक्सप्लेन कर रहा है किसी कन्वेंशन को। ठीक है, अगर ये फर्स्ट से रिलेटेड पता चल गया तो बाकी सारा चीज हो सकता है, बट हाँ यहाँ ये जो एड्रेस करे इंटरनेट और कंप्यूटर क्राइम से रिलेटेड ना, अगर दूसरे और तीसरे स्टेटमेंट में अगर कंप्यूटर से रिलेटेड या साइबर से रिलेटेड कुछ नहीं दिया हुआ ना, तो ये भी यहाँ का कीवर्ड बन जाएगा। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट इट वाज ड्रॉन अप बाय द काउंसिल ऑफ यूरोप। तो ये यूरोप का काउंसिल के द्वारा ये ड्रॉन अप किया गया है, और ओपन फॉर रेटिफिकेशन इवन टू स्टेट्स दैट आर नॉट मेंबर्स ऑफ काउंसिल ऑफ यूरोप। तो ये क्या ओपन किया गया है सारे मेंबर्स के लिए, भले ही वो यूरोपियन काउंसिल का मेंबर हो या नहीं हो। चलिए देख लेते हैं, ये ओपन हो गया यहाँ का कीवर्ड। ठीक है, रिसेंटली इंडिया रेटिफाइड द बुडापेस्ट कन्वेंशन ड्यू टू सर्ज इन साइबर क्राइम। तो रिसेंटली क्या इंडिया ने इस बुडापेस्ट कन्वेंशन को साइन किया है क्या, मतलब रेटिफाई करने का मतलब पहले भी आपको बहुत बार बताया हूँ कि पार्लियामेंट से पास कराना। ठीक है, देखिए बुडापेस्ट कन्वेंशन एक इंटरनेशनल कन्वेंशन, तो इस कन्वेंशन को जब इंडिया या किसी कंट्री के पार्लियामेंट ने जब पास करा देते हैं ना, तब उसका मतलब हो गया कि वो रेटिफाई करा दिए हैं अपने कंट्री से। ठीक है, तो क्या इंडिया ने अपने पार्लियामेंट से पास कराया है, चलिए देख लेते हैं। तो ऑप्शन आपको इसमें जो सही आंसर हो जाएगा ये आपको हो गया ऑप्शन ए, यानी स्टेटमेंट 1 और 2। अच्छा यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, एक्चुअली इसका ऑप्शन होगा, ये देना भूल गया। तो ऑप्शन ए यानी स्टेटमेंट 1 और 2 है, ये दोनों सही है यहाँ। ठीक है, यानी स्टेटमेंट 3 गलत है, क्योंकि इंडिया ने रेटिफाई अभी तक नहीं किया। सिंस जब से इंडिया मतलब ये इन्फोर्स हुआ ना, ये जब से ये आपको बुडापेस्ट कन्वेंशन आया है, इंपॉर्टेंट कंट्रीज लाइक ब्राजील एंड इंडिया हैव डिक्लाइंड टू अडॉप्ट द कन्वेंशन। समझ लीजिए, ब्राजील भी नहीं है, इंडिया भी नहीं है बुडापेस्ट कन्वेंशन में। ठीक है, किस ग्राउंड में वो लोग ने नहीं किया, दे डिड नॉट पार्टिसिपेट इन ड्राफ्टिंग सिंस 2018, बट लेकिन 2018 से इंडिया हैज बीन रिकंसिडरिंग इट्स स्टैंड ऑन द कन्वेंशन। ठीक है, पर ये साइबर क्राइम का जैसा इशू बढ़ रहा है, तो इंडिया वापस से इसे रिकंसिडर करने का सोच रहा है। ठीक है, तो इसलिए ये सॉरी यहाँ पे मैं भूल गया आंसर को यहाँ देना कि स्टेटमेंट सॉल्यूशन क्या होगा। ठीक है, ऑप्शन आपको हो गया, इसका आंसर जो है स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों सही है, स्टेटमेंट 3 गलत है। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है आपको कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग आईएमपीएस। तो आईएमपीएस से रिलेटेड यहाँ पे आपको दिया हुआ है, तो है क्या ये आखिर। तो आईएमपीएस आपको सुने ही होंगे, इमीडिएट पेमेंट सर्विस। बहुत अगर आप मोबाइल में अगर कोई भी एप्लीकेशन मनी से रिलेटेड यूज़ कर रहे हैं, तो आज के टाइम में आईएमपीएस तो हर दूसरा इंसान, ये अगर एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ कर रहे हैं और कोई पेमेंट बैंक अगर यूज़ कर रहे हैं, कोई पेटीएम या फ़ोन पे, तो आईएमपीएस से जरूर रूबरू होंगे। तो उससे रिलेटेड कुछ बेसिक यहाँ पे आपको स्टेटमेंट्स दिया हुआ है, आपको बताना है ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है। ठीक है, तो बोल रहा है पहला में कि इट इज़ डिजाइन टू बी यूज फॉर ट्रांसफरिंग स्मॉल अमाउंट विद कैप्स एट 2 लाख पर डे। मतलब हर दिन 2 लाख से ज़्यादा का अमाउंट आप नहीं कर सकते, ये हो गया यहाँ का कीवर्ड। तो ये 2 लाख है क्या अनलिमिटेड है, देख लेते हैं। कल ही हमने एनईएफटी से रिलेटेड भी डील किया था, आज हमने आईएमपीएस से कर लिया, हो सकता है कल मैं आपको आरटीजीएस से रिलेटेड दे दूँ, तो आप उसके लिए अगर हो तो प्रिपेयर रहिएगा। आईएमपीएस ट्रांजेक्शन आर नॉट चार्जेबल, तो ये नॉट चार्जेबल होगा या चार्जेबल है, कुछ अमाउंट लेता है या लेता नहीं है, इसके बारे में आपको क्लियरिटी होना चाहिए। ठीक है, एनईएफटी में क्या था, एनईएफटी मैंने हाल ही में आपको बताया कि एनईएफटी में चार्जेस नहीं होता है। ठीक है, आईएमपीएस ट्रांजेक्शन कैन बी डन ऑफलाइन बाय विजिटिंग अ बैंक ब्रांच। तो क्या ये ऑफलाइन किया जा सकता है, अगर हम नियर बाय आपका जिस बैंक में आपका अकाउंट है वहां भी जाकर आप आईएमपीएस कर सकते हैं। तो क्या सही बात है, चलिए देखते हैं करेक्ट स्टेटमेंट हमें पूछा जा रहा है, सही आंसर है क्या। ठीक है, तो आपका ऑप्शन ए हो गया सही, यानी सिर्फ स्टेटमेंट 1 ही सही है। नॉट चार्जेबल गलत बात है, चार्ज लगता है 1 रुपए से 25 रुपए तक का ये चार्ज रहता है, डिपेंड करता है कि कितना आप अमाउंट कर रहे हैं। ठीक है, मतलब 2 लाख तक का तो आप ट्रांजेक्शन कर ले, मतलब 10,000 के लिए आपको 2 रुपया लिया, 20,000 तक 2 रुपया लिया, 3 रुपया लिया, ऐसे करके आपको बढ़ते जाएगा, मैक्सिमम 25 रुपया, ये ध्यान दीजिएगा, क्योंकि एक दिन में 2 लाख से ज़्यादा आप कर भी नहीं सकते हैं। ठीक है,
इसके अलावा ये ऑफलाइन नहीं किया जा सकता। ये आपको IMPS जो है ना ये ऑनलाइन ट्रांजेक्शन ही है, बट NEFT जो है ना ये आप ऑफलाइन कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो मैंने बता दिया 2 लाख रुपया कैपिंग किया हुआ है IMPS के लिए, ठीक है। ये इंस्टेंट चला जाता है, आप यहाँ से क्लिक करोगे वहां चला गया अकाउंट में, बट NEFT तुरंत नहीं जाता है, वो पार्ट में जाता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन क्या है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग सी रेंचिंग। ये सी रेंचिंग से रिलेटेड आपको यहाँ पे दिया हुआ है, चलिए देखते हैं ये है क्या आखिर, ठीक है। तो सी रेंचिंग आपको हो गया 3 स्टेटमेंट फिर से दिया हुआ है और यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट ही पूछा जा रहा है। तो पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि फिशेस दैट आर कमर्शियली इंपॉर्टेंट एंड नीड रिप्लेनिशमेंट आर रेयर्ड इन अ कंट्रोल्ड लैबोरेटरी एनवायरनमेंट एंड लेट इनटू द सी व्हेन दे आर ऑफ सर्टेन साइज। तो इसका मतलब शायद आप समझ ही पा रहे होंगे कि ये जो है ना यहाँ पे क्या होता है सी रेंचिंग में, मतलब एक लैब टाइप का बनाया गया है, ठीक है। वहाँ पे क्या कर रहे हैं, मछलियों को वहाँ पे अच्छे से रिप्लेनिशमेंट किया जाता है, रेयर मतलब क्या वहाँ पे ब्रीडिंग किया जाता है, ठीक है। वहाँ पे दाना देते हैं, अंडा बच्चे देते हैं, जो भी एक तरह का पोखर टाइप का, ठीक है। उसके बाद पॉन्ड जैसे जिसको बोलते हैं ना, तो वहाँ पे इस तरह का फिशिंग का वहाँ पे स्टार्ट किया जाता है, बनाया जाता है। उसके बाद धीरे धीरे जैसे जो फिश होते हैं वो पूरी तरह से डेवलप हो जाते हैं तो हम उनको समुद्र में छोड़ दिया जाता है। तो क्या ये सी रेंचिंग का मतलब ये हुआ, ये कुछ और गलत स्टेटमेंट हमने ये देखा है, देख लेते हैं। दूसरा स्टेटमेंट के जो सी रेंचिंग प्रोग्राम है ये बिंग कैरिड बाय आउट बाय सेंट्रल मैराइन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट CMFRI। तो ये क्या इनके द्वारा ही किया जा रहा है ये सी आपको रेंचिंग, देख लेते हैं। तीसरा है कि इंटीग्रेटेड कोस्टल जोन मैनेजमेंट प्लान सपोर्ट्स सी रेंचिंग। तो ये जो ICZM है ये क्या सपोर्ट करता है कि सपोर्ट नहीं करता है या कोई और सपोर्ट करता है, तो दोनों के दोनों ही कीवर्ड बन गए, हमें करेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन डी हो गया सही, यानी स्टेटमेंट 1 2 3 सही है, बट आपको कोई भी यहाँ पे गलत नहीं मिलेगा क्योंकि करेक्ट स्टेटमेंट ही पूछा जा रहा है। तो तीनों के तीनों ही सही है। जो आपको ICZM है ना, इंटीग्रेटेड कोस्टल जोन मैनेजमेंट, ये सपोर्ट करते हैं सी रेंचिंग को। क्यों? क्योंकि इससे क्या होता है कि ज़्यादा मतलब प्रोडक्टिव सी आपको यहाँ पे जो भी फिशिंग से रिलेटेड बिजनेस है ना और ज़्यादा प्रोडक्टिव किया जा सकेगा, और भी ज़्यादा हम क्लीन और एनवायरमेंट जो ओशन से रिलेटेड है उससे हम और ज़्यादा अच्छा कर पाएंगे। तो इसलिए ये सपोर्ट किया जा रहा है, वरना नहीं करते ना, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपको कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पांसिबिलिटीज एंड रेस्पेक्टिव कैपेबिलिटी CBDRRC, ठीक है। 3 स्टेटमेंट फिर से दिया ही हुआ है और हमें करेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है, ठीक है। पहला बोल रहा है कि कॉमन बट डिफरेंशिएटेड, ये जो CBDRRC जो है इज अ प्रिंसिपल विद इन द यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज UNFCCC। तो ये क्या इसके अंदर में ही आते हैं, चलिए देख लेते हैं। बोला जा रहा है कि UNFCCC divided countries into Annex 1 and Annex 2 and non-Annex 1, the former generally referring to the developing countries। और मतलब यहाँ बोला जा रहा है क्या ये जो Annex 1 है ये डेवलपिंग कंट्रीज है और ये नॉन Annex 1 है ये क्या डेवलप कंट्रीज को रेफर करता है, चलिए देख लेते हैं। तीसरा बोल रहा है कि ये जो है ना और द एनेक्स क्लैरिफिकेशन जो है ये कोडिफाई किए गए हैं 1997 के क्योटो प्रोटोकॉल से। क्योटो कौन से कंट्री का जगह है, ये जगह का नाम है, प्लीज आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं, ठीक है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी पहले आपको पढ़ा चुका हूँ। तो 1997 के क्योटो प्रोटोकॉल से ये CBRD और CBDR और RC के साथ एनेक्स क्लासिफिकेशन कोडिफाई किया गया है इसी प्रोटोकॉल के अंदर। देख लेते हैं, करेक्ट स्टेटमेंट हमें पूछा जा रहा है, तो आपको सही आंसर हो गया, यानी स्टेटमेंट आपको 1 और 3, जिसमें 2 गलत है क्योंकि ये डेवलपिंग और डेवलप्ड जो है ना इंटरचेंज कर दिया गया है। डेवलपिंग होगा नॉन Annex 1 और डेवलप्ड होगा Annex 1, ठीक है, क्योंकि डेवलप कंट्रीज को ही ना ध्यान देना होगा, उनको ज़्यादा प्रिकॉशन रखना पड़ेगा, तो इसीलिए ये Annex 1 में वो आते हैं, ठीक है। बढ़ते हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे, जो कि है आपको विथ रेफरेंस टू डीजी यात्रा, जिसके बारे में आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि डीजी यात्रा से रिलेटेड यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ है और आपको करेक्ट यहाँ पहचानना है, तो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग होगा। और मैं आपको बता दूं कि इसी तरह का अभी मैक्सिमम एयरपोर्ट्स ये कोविड-19 के सिचुएशन में इसी डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज़ करके वहाँ पे जितने भी सिक्योरिटी स्टाफ्स हैं वो सारी चीज़ें डिजिटली कर रहे हैं, ताकि क्या होगा फिजिकल कांटेक्ट में सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखा जा सके, ठीक है। तो डीजी यात्रा भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इस तरह का अभी पूरी फुल फेज में तो नहीं आया है, बट बहुत सारे जगह में इससे मिलता जुलता कुछ कुछ यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। तो मैं आपको आंसर पे बता दिया, जो भी मैं अभी एक्सप्लेन किया वो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग वीडियो पॉज करके ऑलरेडी आंसर कर दिए होंगे, वरना तो आप लोग आंसर समझ ही गए कि कौन सा होगा, तो ऑप्शन सी है, ठीक है। यानी देख पा रहे होंगे इस तरह का आपको, आप पासपोर्ट जब आपका जो टिकट है बोर्डिंग पास के साथ जब लेके जाएंगे ना, तो वहाँ पे क्या होगा इस तरह का आपको पूरा स्कैन करेगा, फेस स्कैन। जब फेस स्कैन करेगा उसी से ही आप पहचान जाएगा, आपका बोर्डिंग पास से लेके पासपोर्ट से लेके सारा चीज़ आपको वहीं पर फिट रहेगा, जैसे ही स्कैन करेगा आपको अप्रूव कर देगा, आप जा सकते हैं,
ठीक है। तो ये बहुत अच्छा ये है कि पासपोर्ट वगैरह फ्यूचर में ऐसा भी बोला जा रहा है कि पासपोर्ट आपको कैरी करने की जरूरत नहीं है, बस आपका बैग में ही है तो भी चलेगा, बार बार निकालने की जरूरत नहीं है। आपको अपना चेहरा स्कैन कराना है, क्योंकि आप जानते होंगे कि अगर आप पासपोर्ट बनाने गए हैं या आधार कार्ड ही बनाने गए हैं तो वहाँ पे आपको आईरिस जो है अपने आँख का उसका स्कैन लेता है, थंब इम्प्रेशन वगैरह सब कुछ लेता है। तो चेहरा अगर स्कैन कर ले रहा है कोई डिवाइस तो आसानी से आपको जाने के लिए मिल सकता है ना। तो ये सब चीज़ बहुत अच्छा चीज़ आने वाला है, और भी हम आगे फ्यूचर में उम्मीद किया जा रहा है कि और भी इससे बेहतर बेहतर टेक्नोलॉजी इस फील्ड में आया जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको शेड्यूल ट्राइब एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर से रिलेटेड है, उसके एक्ट 2006 से रिलेटेड है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 स्टेटमेंट फिर से दिया हुआ है, हमें करेक्ट ही पूछा जा रहा है। तो पहला बोल रहा है कि ये जो एक्ट है ये ग्रांट करता है लीगल रिकॉग्निशन टू द राइट्स ऑफ ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटीज। तो क्या लीगल रिकॉग्निशन करता है ये एक्ट, पार्शियली करेक्टिंग द इनजस्टिस कॉज्ड बाय द फॉरेस्ट लॉज। तो ये पार्शियली भी करेक्ट करता है जो भी इनजस्टिस हुआ है फॉरेस्ट लॉज के तहत इन ट्राइबल पीपल के साथ। चलिए देख लेते हैं सही है या गलत है। दूसरा बोल रहा है कि टू बी एलिजिबल टू गेट द राइट्स द क्लेमेंट मस्ट बी अ मेंबर ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स। तो ये क्या मस्ट बी अ मेंबर ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स, उसके साथ ही वो भी बोल रहा है जो इज इन दैट एरिया फॉर मस्ट हैव बीन रिसाइडिंग इन द फॉरेस्ट फॉर 70 ईयर। मतलब 70 साल का, जब 70 साल एटलीस्ट अगर वो रहे हुए हों उन किसी भी फॉरेस्ट में, तब उनको उस जगह का ट्राइबल एरिया का मतलब ट्राइबल ये मिला जा सकता है। चलिए कहते हैं 70 साल है या कितना साल है। तीसरा है कि द एक्ट प्रोवाइड्स रिहैबिलिटेशन इन केस ऑफ इलीगल एविक्शन ऑफ और फोर्स डिस्प्लेसमेंट। ये एक्ट प्रोवाइड करता है रिहैबिलिटेशन करना, ठीक है, जो भी इलीगल एविक्शन हुआ या फोर्स डिस्प्लेसमेंट हुआ ना ये ट्राइबल पीपल का, तो ये रिहैबिलिटेशन करने का भी सपोर्ट किया जाएगा। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन सी हो गया सही, यानी 1 3 सही है, 2 गलत है। क्यों 70 ईयर्स वाला कंसेप्ट जो है ना ये बात है। बोला जा रहा है कि इट कैन ऑल्सो क्लेम बाय एनी मेंबर और कम्युनिटी हु हैज फॉर एटलीस्ट 3 जनरेशन यानी 25 ईयर्स। लगभग 75 साल के जो भी पुरुष होंगे ना वो अपने 3 जनरेशन तो मिनिमम देख ही लिए होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए बोला जा रहा है कि 3 जनरेशन के अगर होंगे तो उनको यहाँ का इसी तरह का जो मान्यता जो देना है ना इस एक्ट के तहत वो दिया जाएगा। ठीक है, इसलिए स्टेटमेंट 2 गलत है, बाकी 1 और 3 सही है क्योंकि 75 ईयर्स होगा। ठीक है, बढ़ते हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे जो कि है आपको सोआ रिगपा से रिलेटेड। इससे रिलेटेड हमने स्टार्टिंग में ही आपको बताया कि इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आएंगे। तो जो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है आपको 3 स्टेटमेंट है और आपको करेक्ट स्टेटमेंट ही बताना है। ठीक है, तो आपका पहला स्टेटमेंट बोला जा रहा है कि ये एक ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन है जो कि प्रैक्टिस किया जाता है वेस्टर्न कोस्टल बेल्ट ऑफ इंडिया में। वेस्टर्न कोस्टल बेल्ट मतलब ये एरिया में। ठीक है, ये हो गया वेस्टर्न कोस्ट और ये हो गया ईस्टर्न कोस्ट। ठीक है, तो बोला जा रहा है वेस्टर्न कोस्ट में ये प्रैक्टिस किया जाता है। देख लेते हैं सही है गलत। दूसरा है कि द मेजोरिटी ऑफ द थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ सोआ रिगपा इज सिमिलर टू आयुर्वेदा। तो ये जो इसका जो थ्योरी और इसका जो प्रैक्टिस है ना ये सब आयुर्वेदा से ही मिलता जुलता है। देख लेते हैं ये सिमिलर है या डिसिमिलर है ना, तो इसलिए कीवर्ड हो गया यहाँ का। तीसरा है इट इज फॉर्मली रिकॉग्नाइज एंड प्रमोटेड एज ट्रेडिशनल मेडिकल सिस्टम बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये क्या रिकॉग्नाइज किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा या और प्रमोट भी क्या किया जाता है। चलिए देख लेते हैं, इसलिए हमें करेक्ट स्टेटमेंट ही बता देना है। ये तीनों में से कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है देख लेते हैं। ठीक है, तो जो हो जाएगा वो ऑप्शन सी आपको सही, यानी 1 सही 1 आपको गलत है, बाकी दोनों दूसरा और तीसरा सही है। ये आयुर्वेदा की तरह ही है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी सपोर्ट है इसको, बट ये वेस्टर्न कोस्टल बेल्ट में नहीं है। ये कहाँ पे है, ये लगभग आपको JNK रीजन में यानी नॉर्थन साइड, उसके अलावा लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल का जो दार्जिलिंग एरिया है, सिक्किम एरिया, अरुणाचल प्रदेश एरिया, यानी कि जितने भी हिमालयन बेल्ट है ना, ट्रांस हिमालयन रीजन देख पा रहे होंगे आप, ये एरिया ये काफी फेमस है। ठीक है, सोआ रिगपा है ना इसको आपको डिराइव किया गया है भोती लैंग्वेज में। ये भोती लैंग्वेज मतलब क्या हुआ, ये लद्दाखी जो लद्दाख एरिया ना, जम्मू एंड कश्मीर मैंने बोला ना यहाँ पे, तो लद्दाखी एरिया में ये ज्यादातर फेमस है। ठीक है, और इसको बोला जाता है जो भोती लैंग्वेज में ये जो सोआ रिगपा है ना, सोआ रिगपा का मतलब हुआ नॉलेज ऑफ हीलिंग। हीलिंग मतलब क्योर करना, मतलब ठीक करना। ठीक है, तो नॉलेज ऑफ हीलिंग मतलब हो गया सोआ रिगपा। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। बेसिक सा था, बस आपको पता होना चाहिए किससे रिलेटेड है, वरना आपको कंफ्यूज हो सकते हैं सोआ रिगपा है क्या है। आप सोच लेंगे कोई ये कोई इंसेक्ट्स का नाम है, कोई आपको बायोटेक्नोलॉजिकल टर्म्स है ये, तो ये अगर पता हो तो एग्जैक्टली आप तुरंत आंसर कर सकेंगे 5 सेकंड के अंदर। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है ये भी बड़ा मजेदार है, इलेक्ट्रो स्किन से रिलेटेड है। ये इलेक्ट्रो स्किन है क्या, मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगा, पहले स्टेटमेंट को रीड कर लेते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रो स्किन इज ए रोबोट मेड फ्रॉम द स्किन। ये क्या स्किन से बनाया हुआ रोबोट है, चलिए देख लेते हैं। दूसरा है ये इट इज एन इम्पॉर्टेंट स्टेप टुवर्ड्स सॉफ्ट रोबोट्स। ये सॉफ्ट रोबोट्स के लिए टुवर्ड है या हार्ड रोबोट्स है या कोई और टाइप का रोबोट्स है दैट कैन बी इजीली ट्रांसपोर्टेड डिप्लॉयड एंड इवन वॉन।
वर्न मतलब पहना जा सकता है। ऐसे टाइप के रोबोट जो है वो ट्रांसपोर्ट भी किया जा सकता है, डिप्लॉयड भी किया जा सकता है और पहना भी जा सकता है। देख लेते हैं ये क्या है आखिर में। ये इलेक्ट्रो स्किन वर्ड यहाँ दे दिया है। तीसरा बोल रहा है कि वाइल ट्रेडिशनल रोबोट्स आर रिजिड एंड इनकॉम्प्लिएंट, सॉफ्ट रोबोट्स आर कॉम्प्लिएंट एंड कैन स्ट्रेच एंड ट्विस्ट टू अडॉप्ट टू देयर एनवायरमेंट्स। तो ये क्या सही बात है? ये देखिए एक तरह का ये जो सॉफ्ट इलेक्ट्रो स्किन से रिलेटेड ये एक तरह का एक्सप्लेन ही कर रहा है। ऐसे स्टेटमेंट जो भी होते हैं ज़्यादातर सही ही होते हैं, ठीक है, क्योंकि बार बार सॉफ्ट रोबोट्स बोल रहा है तो कुछ ना कुछ बात है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर कैंसिल आउट करने का नौबत आया तो इस तरह का आप अप्रोच लेंगे, वरना अगर आपको पता है इलेक्ट्रो स्किन से रिलेटेड तब तो आप डायरेक्टली कर लेंगे कि यहाँ पे करेक्ट पूछा जा रहा है कौन कौन सा इसका करेक्ट स्टेटमेंट है। तो इसका ऑप्शन डी यानी तीनों के तीनों ही सही है। ये सॉफ्ट रोबोट है, इसको पहना जा सकता है। ये उसके अलावा इसमें जो भी है बोला जा रहा है कि ये एक रोबोट मेड फ्रॉम द स्किन है, स्किन से बनाया गया है। ये एक्चुअली ना जो आपको पॉकेट साइज रोबोट के तौर में है, जो कि स्पेशली क्या काम करेगा कि सीलिंग वगैरह को ना क्लीन करने में काम आएगा, ठीक है, यानी एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग एंड डिप्लॉयमेंट इन हैजर्डस एनवायरमेंट्स, ये सब जगह में ये यूज किया जा सकेगा, ठीक है। इसमें लगभग कॉम्बिनेशन किया गया है इलेक्ट्रिकल आर्टिफिशियल मसल्स और इलेक्ट्रिकल ग्रिपिंग का, जो कि रिप्लिकेट करेगा मूवमेंट ऑफ एनिमल्स लाइक स्लग्स या स्नेल। स्नेल मतलब वो घोंघा टाइप का होता है ना, सुनो वो रिंग रिंग के जो चलता है स्लोली स्लोली बहुत। तो ये सब चीज का यहाँ पे इंटीग्रेट करके ये बनाया जा रहा है इलेक्ट्रोस्किन, एक बहुत ही पॉकेट साइज रोबोट है, ठीक है। बढ़ते हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे, जो कि है आपको एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल से ईएनए से रिलेटेड, ठीक है। ईएनए से रिलेटेड आपको 3 स्टेटमेंट दिया हुआ है और करेक्ट ही पूछा जा रहा है, ठीक है। पहला में बोल रहा है कि ईएनए इज अ प्राइमरी रॉ मटेरियल फॉर मेकिंग अल्कोहल बेवरेज। तो अल्कोहल बनाने के लिए ईएनए क्या प्राइमरी रॉ मटेरियल है या सेकेंडरी रॉ मटेरियल है या यूज ही नहीं होती है? चलिए देख लेते हैं सही स्टेटमेंट क्या है। दूसरा है कि ईएनए इज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ शुगर इंडस्ट्री। तो ईएनओ बाई प्रोडक्ट मतलब हुआ कि आप कोई चीज यहाँ पे इनपुट दिए और उसके बाद ये मशीन में जाने के बाद आउटपुट जो आया तो आया, इसके साथ कुछ और भी आया तो उसको कहते हैं बाई प्रोडक्ट, ठीक है। ये जो जितने भी कुछ आ रहे हैं ना इस साइड में आउटपुट साइड में, ये बाई प्रोडक्ट हो गया। तो बोला जा रहा है कि ईएनए जो बाई प्रोडक्ट है किसका? शुगर इंडस्ट्री का। चलिए देख लेते हैं शुगर इंडस्ट्री है कोई और इंडस्ट्री है। तीसरा है ईएनए ऑल्सो सर्व्स एज एसेंशियल ingredient in the production of paints and ink for the printing industry as well as in pharmaceutical products। तो क्या सही बात है? चलिए देख लेते हैं ये सारे चीज में ये काम आता है या नहीं आता है। हमें करेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है, सही आंसर हो गया आपको तीनों के तीनों ही, ऑप्शन डी, ठीक है। ऑप्शन डी यानी ये आपको तीनों के तीनों जो एक स्टेटमेंट हमने रीड किया ये तीनों के ही सही है, ठीक है। इट इज डिराइव फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज से होता है, शुगर केन, मोलासेस और ग्रेन्स के साथ ही होता है। हम लोग मोलासेस से रिलेटेड हाल ही में एक बहुत अच्छा टॉपिक डिस्कस किए थे, उम्मीद कर रहे होंगे आप लोग याद आ रहा होगा, जब हम लोग इथेनॉल ब्लेंडिंग से रिलेटेड टॉपिक डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। तो प्लीज पहले के जो भी टॉपिक्स है उसको रिवीजन करते रहे, क्योंकि सब कुछ एक तरह से बोला जाए ना यूपीएससी ना एक पूरा तरह से एक साइकिल है। आप एक चीज पढ़ रहे हैं ना तो कल को देखिएगा कि दूसरे सब्जेक्ट में वो रिलेट कर पाएंगे, तो इसलिए प्लीज जो भी पढ़ रहे हैं पहले की चीज को हमेशा रिवीजन के तौर पे हमेशा लेके चलें, ठीक है। बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे, जो कि है आपको कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग टायर पायरोलिसिस, ठीक है। टायर का जो पायरोलिसिस से रिलेटेड यहाँ पे 3 स्टेटमेंट दिया हुआ है। टायर वही हो गया व्हील्स में जो रबर टाइप का रहता है ना, ये हो गया आयरन पार्ट, ठीक है। इसके ऊपर जो रबर टाइप का देते हैं ना उसी को कहते हैं टायर, ठीक है। तो ये टायर से रिलेटेड यहाँ 3 स्टेटमेंट दिया हुआ है, हमें करेक्ट यहाँ बताना है, ठीक है। पहला बोल रहा है कि जो टायर पैरालिसिस है रेफर करता है टेक्निक ऑफ ब्रेकिंग डाउन यूज टायर्स इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो ये क्या टेक्निक है ब्रेक डाउन करना टायर्स को, वो भी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन या प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ का कीवर्ड। दूसरा है कि ये जो इट इज कंसिडर्ड अ सेफ टेक्निक, ये सेफर टेक्निक है देन बर्निंग टायर्स। तो ये क्या सेफर है या डेंजरस टेक्निक है बर्निंग टायर से? और ऊपर से बोल रहा है कि विदाउट लिविंग एनी कार्बन मैटर। तो ये कार्बन मैटर क्या एकदम लिव ही नहीं करता है? चलिए देख लेते हैं। तीसरा है इंडिया इज अ रेसिपिएंट ऑफ यूज्ड टायर्स। तो इंडिया के रेसिपिएंट है या एक्सपोर्टर है फ्रॉम अदर कंट्रीज फॉर रिसाइकलिंग एंड डिस्पोजल? इंडिया के अपने यहाँ ये रिसाइकिल करते हैं या दूसरे कंट्री को ही सारा रिसाइकिल करते हैं? चलिए देख लेते हैं, हमें करेक्ट स्टेटमेंट ही पूछा जा रहा है, ठीक है। तो आपका सही जो आंसर हो गया वो है ऑप्शन सी, यानी 1 और 3 सही है, 2 गलत है, क्योंकि ये विदाउट एनी लिव बोला है ना, ऐसा नहीं है। ये कार्बन का जो बाय प्रोडक्शन है वो थोड़ा थोड़ा तो ये छोड़ता ही है, ठीक है। मतलब यहाँ बोल रहा है जैसे पायरोलिसिस लीव्स द फाइन कार्बन मैटर, ठीक है। पायरोलिसिस गैस और ऑयल एज रेसिड्यू, ये सब भी ये पायरोलिसिस गैस के साथ ऑयल भी ये एज अ बाय प्रोडक्ट मतलब ये इवॉल्व करता है, ठीक है। इसके अलावा इंडिया जो रेसिपिएंट है ऑस्ट्रेलिया और यूके ये सब से वो लोग वहां से टायर भेजते हैं और फिर यहाँ पे ये
आपको पायरोलिसिस किया जाता है इंडिया में, ठीक है। एनजीटी ने 2014 में ही, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने 2014 में ही इसे प्रोहिबिट करने बोला कि यूज्ड टायर्स फ्रॉम बीइंग बर्न्ड इन द ओपन, मतलब ओपन एरिया में जिस तरह से बर्न किया जा रहा है ये सब कंट्रोल करना जाए, क्योंकि ये बहुत ही टॉक्सिक एमिट करता है, ठीक है। तो ये सबसे रिलेटेड यहाँ पे बात हो रहा था, तो एनजीटी ने फटकार लगाया भी था। अगला क्वेश्चन है आपको, consider following statements regarding Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation, BIMSTEC। तो BIMSTEC से रिलेटेड यहाँ 4 स्टेटमेंट फिर से दिया हुआ है और हमें यहाँ पे करेक्ट ही पूछा जा रहा है, ठीक है। तो चारों में कौन सा पहला बोला जा रहा है, इट कंप्राइजेस ऑफ 8 मेंबर स्टेट्स लाइंग इन द लिटरल एंड एडजेसेंट एरियाज ऑफ बे ऑफ बंगाल। तो 8 मेंबर्स के बाद बोल रहा है, तो क्या 8 मेंबर्स है? अच्छा ये बताइए कि इंडिया से जुड़ते हुए टोटल कितने सारे स्टेट्स है जो कोस्टल बाउंड्री को टच करते हैं, और टोटल कितने नेबरिंग कंट्रीज है इंडिया के, ठीक है। टोटल कितने नेबरिंग कंट्रीज है ये बताइए। उसके बाद ये जो बे ऑफ बंगाल एरिया का जो बोल रहा है, ये तो आपको अभी यहाँ पे क्वेश्चन में ही पूछा जा रहा है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या दूसरा स्टेटमेंट हो गया आपको, इट केम इनटू बीइंग थ्रू द बैंकॉक डिक्लेरेशन। तो बैंकॉक डिक्लेरेशन यहाँ आपका कीवर्ड हो गया। तीसरा है कि इसका जो हेडक्वार्टर है ये काठमांडू में, तो ये काठमांडू में है क्या? अच्छा ये बताइएगा सार्क जो है ना, इस सार्क का जो आपको हेडक्वार्टर है ये कहाँ पे है, ठीक है। उसके अलावा चौथा स्टेटमेंट है कि 2018 का जो चौथा बिम्स्टेक हुआ वो काठमांडू में ही हुआ है, ठीक है। काठमांडू नेपाल से रिलेटेड बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मिल गया। तो बताइए इसमें कौन सा सही होगा, क्योंकि यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है। तो आपको ऑप्शन ए सही हो गया, यानी 2 और 4 सही है पर 1 और 3 गलत है। 8 मेंबर्स नहीं है, ये सिर्फ 7 मेंबर कंट्रीज है, क्योंकि ये बे ऑफ बंगाल के एरिया में जा रहा है ना, ये जो है ना, ये इस एरिया में ही जो मेंबर्स हैं उन लोग को ही इसका बिम्स्टेक का मेंबर्स बने हैं ये। और जो भी मतलब एक्चुअली बात क्या है, बिम्स्टेक के वो मेंबर्स है जो कि बे ऑफ बंगाल को यूज करते हैं। तो भूटान है वो भी यूज करता है ना। तो उसके अलावा श्रीलंका ये भी यूज करता है, म्यांमार ये भी यूज करता है, नेपाल भी यहाँ तक यूज करता है। तो इसीलिए ये सारे मेंबर्स हैं। बाकी इंडिया और बांग्लादेश, ये श्रीलंका, ये लोग तो भी है ही, ठीक है। तो उसके अलावा जो इसका हेडक्वार्टर है वो आपको ढाका में है, ना कि आपको काठमांडू में है। तो सार्क का कहाँ पे, आपको अभी नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है कि सार्क का कहाँ पे है, ठीक है। बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे, जो कि है आपको कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ट्रीटी ऑन द प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। तो ये ट्रीटी ऑफ न्यूक्लियर वेपन से रिलेटेड आपको 3 स्टेटमेंट दिया हुआ है और यहाँ करेक्ट ही पूछा जा रहा है, ठीक है। पहला बोल रहा है इट इज द फर्स्ट लीगली बाइंडिंग। तो ये लीगली बाइंडिंग पहला है इंटरनेशनल एग्रीमेंट टू कॉम्प्रिहेंसिव प्रोहिबिट न्यूक्लियर वेपन्स। देख लेते सही है अगर। इट वॉज पास इन 1974 आफ्टर इंडिया कंडक्टेड इज फर्स्ट न्यूक्लियर। तो ये क्या 1974 में पास हुआ जब इंडिया ने पहला अपना न्यूक्लियर टेस्ट किया था? देख लेते हैं। तीसरा है द ट्रीटी प्रोहिबिट्स द डेवलपमेंट, टेस्टिंग, प्रोडक्शन, स्टॉक पाइलिंग, ट्रांसफर एंड यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स फॉर ऑल द यूनाइटेड मेंबर कंट्रीज। तो ये प्रोहिबिट कर रहा है क्या पूरा भी जितने भी यूएन मेंबर कंट्रीज है। टोटल यूनाइटेड नेशन में कितने मेंबर्स हैं प्लीज बताइएगा। 3 डिजिट का नंबर है, पहला डिजिट तो 1 है, ये तो कॉमन बात है, ठीक है। दूसरा और तीसरा डिजिट आप बताइए कि यूनाइटेड नेशन में कितने मेंबर्स हैं। तो यूएन के जितने भी मेंबर कंट्रीज हैं बोला जा रहा है कि सारे को ही ये इस तरह का काम करना पड़ेगा। चलिए देख लेते हैं, ये कीवर्ड हो गया यहाँ का, है ना। तो सही आंसर हो गया आपको ऑप्शन ए, यानी 2 और 3 दोनों ही गलत है। ये 1974 नहीं, ये जस्ट आपको 3 साल पहले 2017 में ये बनाया गया है, ये ट्रीटी साइन किया गया है जिसमें लीगली बाइंडिंग होगा इंटरनेशनल एग्रीमेंट में, ठीक है। मतलब ये न्यूक्लियर से रिलेटेड। इसके अलावा तीसरा आपको स्टेटमेंट गलत किया गया है क्योंकि ये यूनाइटेड नेशन के सारे मेंबर्स नहीं है, ऑल जो लिखा है गलत है। ये वो लोग करेंगे जो कि जैसे यहाँ पे इसको इफेक्ट में लाने के लिए 50 कंट्री का रिक्वायरमेंट है, ठीक है। उसके बाद जो नेशन इसको पार्टी बनेंगे उनको ही ये बाइंडिंग रखेगा और सबको नहीं रखेगा, ठीक है। तो इसलिए आपको ऑप्शन ए सही हो गया, स्टेटमेंट 1 और 3 गलत है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो कि आपको ग्लोबल माइग्रेशन रिपोर्ट 2020 से रिलेटेड है, ठीक है। आपको 3 स्टेटमेंट फिर से यहाँ दिया हुआ है और हमें करेक्ट ही पूछा जा रहा है। पहला बोल रहा है कि ये जो रिपोर्ट है हैज़ बीन रिलीज बाय इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन। तो क्या ये आईओएम के द्वारा है या किसी और बॉडी के द्वारा है? चलिए देख लेते हैं। दूसरा है कि आफ्टर चाइना इंडिया अकाउंट फॉर द नेक्स्ट हाईएस्ट स्कोर। तो आफ्टर चाइना है या बिफोर चाइना है या इंडिया थर्ड में आता है? तो ये सब हो गया आपको कीवर्ड यहाँ का। Remittances received by India have consistently increased since 2005। तो रेमिटेंसेस है वो क्या कंसिस्टेंटली इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है? तो ये हो गया आपको कीवर्ड, ठीक है। तो सही आंसर हो गया आपको ऑप्शन बी, यानी 1 और 3 सही है। ये कंसिस्टेंटली इंक्रीज किया है 2005 से। पहला भी सही है, ये आईओएम इसका रिलीज करता है।
बट दूसरा है वो गलत है, क्योंकि इंडिया अकाउंट करता है सबसे हाईएस्ट शेयर लगभग 17.50 मिलियन इंडियंस जो कि आउटसाइड ऑफ द कंट्री है। ठीक है, इसलिए इंडिया हाईएस्ट है, ना कि चाइना। बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे, जो कि है आपको सी शटल से रिलेटेड। सी शटल एक बहुत अच्छा मतलब बहुत ही मतलब क्या बोलते हैं, इतना ऐसा इनिशिएटिव आया था कि तहलका मचा दिया था। तो उसी से रिलेटेड आपको यहाँ पे कुछ दो स्टेटमेंट दिया हुआ है, हमें करेक्ट स्टेटमेंट ही बताना है। ठीक है, तो बोला जा रहा है कि इट इज अ बस सर्विस फॉर वुमेन पैसेंजर्स एंड एन एक्सक्लूसिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम फॉर द वर्किंग फीमेल प्रोफेशनल। तो ये बस सर्विस है या कोई और टाइप का सर्विस है, देख लेते हैं। शटल से तो आप शायद अंदाजा लगा ही लिए होंगे, है ना। दूसरा है कि इट इज इनॉग्रेटेड इन न्यू दिल्ली। ये न्यू दिल्ली में है कि बॉम्बे में है कि चेन्नई में है या कोलकाता में है। मैं मेट्रोपॉलिटन का ही नाम ले रहा हूँ क्योंकि ज़्यादातर इसी जगह में ही कन्फ्यूजन होता है। ठीक है, तो करेक्ट स्टेटमेंट हमें पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन ए सही, यानी स्टेटमेंट 1 तो सही है, स्टेटमेंट 2 गलत है, क्योंकि ये दिल्ली नहीं, ये हैदराबाद के लिए है। ठीक है, ये रचा कोंदा पुलिस है ना, उन्होंने ये इनॉग्रेट किया एक्सक्लूसिव बस सर्विस वुमेन पैसेंजर्स के लिए। ठीक है, तो समझ पा रहे हैं, ये सी शटल। इसी तरह का हैश मीटू कैंपेन से रिलेटेड हमने कल देखा था, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप उससे रिलेटेड अपने आंसर्स राइटिंग में मेंस या आपको इसे से रिलेटेड कहीं और भी अगर लिख रहे हैं तो आपको बहुत अच्छा मार्क्स मिलेगा। ठीक है, ये सी शटल में ना इक्विप किया गया है, लगभग सीसीटीवी कैमराज किया गया है, लेडी सिक्योरिटी गार्ड भी इस बसेस में दिया जा रहा है, स्मार्टफोन एप्लीकेशन भी हो रहा है। तो बहुत ही अच्छा ये इनिशिएटिव लिया गया है हैदराबाद पुलिस के द्वारा। तो चलिए देखते हैं और कहाँ का इस तरह का चीज़ लिया जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे, जो कि है आपको 3 स्टेटमेंट दिया हुआ है आपको खरीफ क्रॉप और खरीफ और रबी क्रॉप से रिलेटेड, और हमें बताना है करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। ठीक है, पहला बोल रहा है कि टू इंश्योर अनइंटरप्टेड सप्लाई ऑफ अनियन थ्रू आउट द ईयर द क्रॉप इज ग्रोन इन 3 साइकिल्स, खरीफ, लेट खरीफ और रबी। तो ये क्या सही बात है? खरीफ, लेट खरीफ और रबी में ही ये तीनों ही में ये अनियन का ग्रोन होता है, मतलब 3 साइकिल्स में होता है। चलिए देख लेते हैं। दूसरा बोल रहा है कि खरीफ एंड लेट खरीफ अनियन क्रॉप्स कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ मॉइस्चर कंटेंट कंपेयर टू रबी क्रॉप। तो ये लेट खरीफ और खरीफ क्रॉप जो होता है उसमें मॉइस्चर कंटेंट बहुत होता है, वहाँ का जो अनियन कंटेंट है, अनियन जो उस टाइम में जो उगाया जाता है ना उसमें मॉइस्चर ज़्यादा होता है, बट रबी में उतना नहीं होता है। क्या सही बात है? चलिए देख लेते हैं। कर्नाटका इज इंडियाज लार्जेस्ट अनियन ग्रोइंग स्टेट। तो क्या कर्नाटका है ये लार्जेस्ट स्टेट में या कोई और स्टेट है? तो यहाँ का ये कीवर्ड हो गया। तो आंसर आपको हो गया ऑप्शन सी, यानी 1 2 सही है। ये खरीफ जो है ना, ये खरीफ और लेट खरीफ, यहाँ मॉइस्चर कंटेंट इसमें ज़्यादा होता है इस अनियन में। बट आपको जो कर्नाटका ये मतलब जो रबी क्रॉप है उसमें उतना मॉइस्चर कंटेंट नहीं होता है। कर्नाटका हाईएस्ट नहीं है, महाराष्ट्र है हाईएस्ट, जो कि सबसे ज़्यादा हमारे कंट्री में अनियन ग्रोइंग स्टेट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग पेरिस पीस फोरम। तो पेरिस पीस फोरम से रिलेटेड आपको यहाँ पे 3 स्टेटमेंट फिर से दिया हुआ है और हमें करेक्ट ही बताना है। तो पहला है कि इट इज़ एन इंटरनेशनल इवेंट। तो ये क्या इंटरनेशनल इवेंट है ऑन ग्लोबल गवर्नेंस इश्यूज एंड मल्टीलैटरलिज्म हेल्ड एनुअली इन पेरिस। तो ये क्या एनुअली होता है या बायएनुअली होता है या 2 साल में होता है? ये हो गया यहाँ का कीवर्ड। दूसरा है कि फोरम कन्वेंस हेड ऑफ स्टेट्स, नेशनल एंड लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स एंड रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हो गए या बॉडी पार्ट हो गए, ये क्या यहाँ के हो गए कीवर्ड, जो कि बोला जा रहा है कि पार्टिसिपेट करते हैं इस फोरम में। ठीक है, फर्स्ट एडिशन ऑफ द पेरिस, ये जो फोरम है ना, ये 2019 में हुआ है। तो ये हो गया यहाँ का कीवर्ड कि ये 2019 है या कोई और ईयर है, या 2020 का यही जनवरी में हुआ है। ठीक है, करेक्ट स्टेटमेंट हमें पूछा जा रहा है। सही आंसर हो गया आपका ऑप्शन ए, यानी स्टेटमेंट 1 2 सही है, 3 गलत है, क्योंकि ये 2019 में ना ये सेकेंड हुआ है। ठीक है, ये सेकेंड एडिशन हुआ है, ना कि फर्स्ट हुआ है। ठीक है, लगभग 30 से ज़्यादा स्टेट और गवर्नमेंट के जो हेड है वो यहाँ पार्टिसिपेट किए थे, और इंडिया की तरफ से जो एस जयशंकर है ना, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, उन्होंने जाके इस फोरम में पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, तो कुछ कुछ ये फैक्चुअल थिंग्स जो पेरिस से रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज रहते हैं, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पे फोरम होते हैं, समिट्स होते हैं, तो जो भी होता है प्लीज़ आप उसको थोड़ा याद रखा करिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो गया आपको, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग मलेरिया एलिमिनेशन इन इंडिया। मलेरिया एलिमिनेशन से रिलेटेड आपको यहाँ पे 3 स्टेटमेंट दिया हुआ है और हमें करेक्ट ही पूछा जा रहा है। ठीक है, बोला है कि जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR हैज लॉन्च मलेरिया एलिमिनेशन रिसर्च एलिमिनेशन, या तो मेरा इनिशिएटिव, जो कि टारगेट रखे हैं 2030 तक ही एलिमिनेट करने का। तो ये जो ICMR हो गया ना, ये हो गया यहाँ का कीवर्ड, और 2030 हो गया यहाँ का कीवर्ड। ठीक है, कि 2030 है या 25 है या और भी ज़्यादा है। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट है, ओवर द पास्ट डिकेड, मतलब पास्ट डिकेड मतलब पिछले 10 साल में मलेरिया का जो डेथ है ना वो इंक्रीज होते जा रहा है सब्सटेंशली पूरे इंडिया में।
तो ये इंक्रीज है या डिक्रीज है, या अभी एकदम नामोनिशान मिट चुका है, जैसे और भी हमारे पड़ोसी कंट्री है उनका मतलब जैसे वो मलेरिया को पूरी तरह से हटा दिए, तो उसी तरह का क्या हुआ है, ऐसा बात है। चलिए देख लेते हैं सही स्टेटमेंट क्या है। तीसरा है कि नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम NVBDCP एम्स टू अचीव मलेरिया फ्री इंडिया बाय 2030। तो ये NVBDCP के द्वारा लिया गया है 2030 तक मलेरिया फ्री बनाने का। चलिए देख लेते हैं करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। सही आंसर है आपको ऑप्शन बी यानी 1-3 सही है, बट 2 गलत है, क्योंकि इंक्रीज नहीं हुआ, ये डिक्रीज हुआ है। ठीक है, इंडिया ने पूरी तरह से इंप्रेसिव प्रोग्रेस दिखाया है मलेरिया को कंट्रोल करने में, इसीलिए हमें ये चीज गलत हो गया, डिक्लाइन किया है लगभग 80% केसेस हमने 2000 से 2018 तक में देख पा रहे हैं। 2.3 मिलियन केसेस था मलेरिया का, अभी से 0.39 मिलियन है, तो इसलिए बहुत ज्यादा ड्रास्टिक वे में हमने कंट्रोल किया है, इसलिए ये न्यूज में बना है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन होगा आपको, जो कि आज का आखिरी क्वेश्चन है, आपको एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से रिलेटेड है। ठीक है, 3 स्टेटमेंट आपको दिया हुआ है और यहाँ पे करेक्ट ही पूछा जा रहा है। पहला स्टेटमेंट है कि इट इज प्राइमरीली डिजाइन टू हिट एंड डिस्ट्रॉय हेवी आर्मर्ड मिलिट्री व्हीकल्स। तो ये क्या डिजाइन किया गया है, कैसे करके हिट किया जा सके आपको हेवी आर्मर्ड और मिलिट्री व्हीकल्स को। चलिए देख लेते हैं। दूसरा है कि इंडियन आर्मी हैज इंट्रोड्यूस इजराइल मेड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल स्पाइक। तो ये स्पाइक क्या इजराइल के द्वारा बनाया गया है अलोंग द LOC इन जम्मू एंड कश्मीर। तो LOC के वहाँ पे ये जो स्पाइक मिसाइल है उसको रखा जा रहा है। चलिए देख लेते हैं। तीसरा है कि इसको जो बोला जाता है फायर एंड फॉरगेट मिसाइल स्पाइक ATGMs आर पोर्टेबल बाय मैन। तो ये पोर्टेबल भी है, जैसे व्हीकल्स या जो हेवी व्हीकल्स है उसमें कैरी किया जाता है, और ये फायर एंड फॉरगेट है क्या। चलिए देख लेते हैं करेक्ट स्टेटमेंट हमें पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन डी यानी तीनों के तीनों ही सही है। ये हाँ पोर्टेबल है, ये फायर एंड फॉरगेट है, इसके अलावा ये स्पाइक जो है ना ये आपको इसराइल के द्वारा ही है, ना कि और किसी रशिया या और USA के द्वारा है। ठीक है, इसलिए तीनों के तीनों ही स्टेटमेंट सही है, तो इसलिए ऑप्शन डी हो गया आपका सही। ठीक है, तो इसी के साथ आज का जो हमारे क्वेश्चन आंसर का सिलसिला यहीं पर समाप्त होता है। प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक करना ना भूलें, और अगर कहीं आपको मेरे से डिसअपॉइंट है तो प्लीज़ डिसलाइक करने का भी पूरा हक है आपको, बट कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि क्या मुझे किस जगह में सुधार करना होगा। इसके अलावा जो हमारे फ्रेंड्स सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि आपको जो भी वीडियो रिलीज हो तो नोटिफिकेशन आपको सही टाइम पे चला जाया करे। ठीक है, तो और भी ऐसे ऐसे लेक्चर्स अभी आते रहने हैं। हमें अप्रैल तक का ये UPSC CSE के लिए टारगेट रखा गया है, बट हम हम लोग सितंबर मंथ तक क्लियर करेंगे, क्योंकि EPFO का भी एग्जामिनेशन होने वाला है, तो हम लोग सितंबर मंथ तक ये कंटिन्यू रहेगा। बट आप लोग अभी अप्रैल तक का फोकस करें, जो हमारे फ्रेंड्स CSE के लिए ज़्यादातर खास करके ध्यान दे रहे हैं। ठीक है, तो कल मिलते हैं इसी टाइम में। थैंक यू, धन्यवाद।